बोर्ड के साइंस का वायरल क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन कल जो है ना आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस जितना भी क्वेश्चन 80 को क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को पूरा देख के जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो स्नेल के नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटे साइन आर होता है। ऊपर साइन आई होता है, नीचे साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 25 सेंटीमीटर फोकस अंतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी है? तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करके चल जाइएगा। तो यहाँ पे अवतल लेंस की क्षमता पूछा है, तो अवतल लेंस की क्षमता का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आंसर निकाल लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी -4d। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? यानी आकाश का रंग जो है ना नीला होता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है परिकर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? यानी ये जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश जो सीधे धरती पर आता है, वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये तो सभी को पता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकर्णन करता है? सबसे अधिक परिकर्णन किसका होता है? नीला रंग का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश का मतलब होता है ऐसा प्रकाश जिसमें हमें दिखाई देता है, उसी को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो इसमें किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का, क्योंकि लाल तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है लंबाई, प्रकाश की लंबाई। कौन सा प्रकाश कितनी लंबाई तक सबसे ज्यादा जाता है? तो कौन सा? लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक पूछा है, तो क्या होता है? डायोप्टर। और प्रति मीटर से भी लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों होता है। तो ध्यान में रखना, लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है उसे डायोप्टर और प्रति मीटर में भी व्यक्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। मानव नेत्र में कितनी बीम का प्रतिबिंब बनता है? ये जो हमारा नेत्र है, इसमें जो बीम का प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किसी मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु क्या होता है किसी भी मानव नेत्र का? तो क्या हो जाएगा? अनंत पर। दूर बिंदु कहां पे होता है? अनंत पे होता है। ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एम्पियर सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? एम्पियर सेकेंड किसका SI मात्रक होता है? तो देखिए, प्रतिरोध, आवेश, विभवांतर, उपयुक्त में सभी, किसका हो जाएगा? आवेश का जो SI मात्रक होता है उसका एम्पियर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, प्रतिरोध को R से, तथा विभवांतर V में संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संबंध बताना है I, R और V में। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? V बराबर I R। ओम का नियम में आप पढ़े होंगे, V बराबर क्या होता है? I R होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध का SI मात्रक है। चालक के प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चालक के प्रतिरोध यानी R, प्रतिरोध का SI मात्रक को किससे लिखते हैं? ओम से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विद्युत शक्ति के लिए सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI होता है। P बराबर VI होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी ये जो वोल्ट मीटर होता है उसको यदि विद्युत परिपथ में हम जोड़ेंगे तो किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में जोड़ेंगे? तो किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा गैस खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं? खाना बनाने के लिए जो हम घर में, जो रसोई घर में जो गैस का इस्तेमाल करते हैं, किस गैस का इस्तेमाल करते हैं?
एलपीजी का करते हैं, मगर यहाँ पे पूछा है कि उपयोग नहीं करते हैं, किसका उपयोग नहीं करते हैं? सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। वही पूछता है कि किसका उपयोग करते हैं, तो एलपीजी भी हो जाता और बायोगैस का भी हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्न में से कौन दृष्ट धारा उत्पन्न करता है? तो दृष्ट धारा कौन उत्पन्न करता है? बैटरी, जनरेटर, विद्युत मोटर, या ए और सी दोनों? तो कौन करता है? तो बैटरी भी करता है और विद्युत मोटर भी दृष्ट धारा उत्पन्न करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भाग विद्युत मोटर का नहीं है? इसमें से पूछा है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग नहीं है। ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं है पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन? लेंस। लेंस विद्युत मोटर का कोई भी पार्ट नहीं होता है, जबकि नाल चुंबक, ब्रश और धारावाही कुंडली होता है, मगर लेंस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का, ऑप्शन नंबर डी। 20 देखिए, सीएनजी किस प्रकार का गैस है? सीएनजी किस प्रकार का गैस है? तो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ये जो सीएनजी होता है ना, इसका इस्तेमाल हम रसोई घर में खाना बनाने में करते हैं। इसको संपीड़ित करके एक गैस सिलेंडर में डाला जाता है, जिससे ये ठंडा महसूस होता है। संपीड़ित का मतलब होता है उसको प्रेशर करना। प्रेशर करने से क्या होता है? वो ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 पे आते हैं। सौर ऊर्जा एक है। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा एक ऐसा यंत्र जो कभी समाप्त नहीं होता है। ये प्राकृतिक है, ये हमेशा आता ही रहता है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नवीकरणीय स्रोत होता है। नवीकरणीय स्रोत ऐसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। जो ईंधन जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है वो कहलाता है। तो ऐसा ईंधन जो जले मगर धुआं बहुत कम हो और साथ ही साथ ऊष्मा ज्यादा दे, यानी ऊष्मा ज्यादा का मतलब होता है कि खाना जल्दी पक जाए, ये होता है ऊष्मा का मतलब। तो वो कहलाता है उत्तम ईंधन। क्या कहलाता है? उत्तम ईंधन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। वोल्ट मीटर किस भौतिक राशि को मापने का यंत्र है? तो किस राशि को वोल्ट मीटर को किस राशि मापते हैं? विभवांतर से मापते हैं। तो वोल्ट मीटर का ऐसा ही मात्रक विभवांतर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 पाते हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो शाक सब्जी होता है, इसको कंपोस्ट का मतलब होता है जब इसे जैसे हम फेंक देते हैं तो ये सड़ने लगता है, तो उसी को कंपोस्ट कहते हैं। तो ये अभिक्रिया का क्या नाम होता है? तो ये अभिक्रिया का नाम होता है ऊष्माक्षेपी। 24 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 25 नंबर। ये एक रिएक्शन दिया होता है और इस रिएक्शन का आपको नाम बताना है। तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन इसे कहते हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 पे आते हैं। देखिए, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो इस परत का रंग कैसा होगा? तो कैसा होता है? काला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी। 27 पे आते हैं। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवार पे जो सफेदी किया जाता है, किस विलयन का उपयोग किया जाता है? यानी दीवार पे जब हम वो जो क्या बोलते हैं, चूना का इस्तेमाल करके जो सफेदी करवाते हैं, तो उसे उसका सूत्र पूछा है। क्या होता है? CaOH होल 2, बुझा हुआ चूना, CaOH होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। 28 पे आते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिस कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। मधुमक्खी या चींटी ये सब यदि मनुष्य के शरीर को डंक करता है ना, तो एक अम्ल छोड़ देता है, जिससे जब वो ब्लड में मिल जाता है तो दर्द होने लगता है। तो उस अम्ल का क्या नाम है? तो क्या नाम है? बेंथनोइक अम्ल। ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 5.6 से कम। ध्यान में रखना है, 5.6 से कम होता है।
सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2ZnO2। ऑप्शन नंबर बी। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक कौन होता है? तो ये हो जाएगा NaCl प्लस Ki, NaCl प्लस KiO3 दोनों होता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? उदासीन पदार्थ कौन सा है? उदासीन का मतलब होता है ना वो अम्लीय होगा ना ही वो क्षारीय होगा, उदासीन होगा। तो वो कौन होता है? चीनी, टूथपेस्ट, सिरका या टमाटर का रस? तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या हो जाएगा? चीनी। चीनी उदासीन पदार्थ होता है, ना ही यह अम्लीय होता है ना ही यह क्षारीय होता है। जबकि टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है, सिरका भी क्षारीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है? ये आपको पता होगा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या होता है? पोटासियम। क्या हो जाएगा? पोटासियम। ऑप्शन नंबर डी। 35 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन होता है? सल्फर है, क्लोरीन है, ग्रेफाइड है या आयोडीन है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइड होता है। ये ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है, क्योंकि ये सल्फर, क्लोरीन ये सब आपका वो धातु हो गया। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइड। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जब बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? एनोडीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। सही। तो देखिए, क्लोरीन परमाणु के बातम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7। क्लोरीन का ये फॉर्मूला क्या होता है? Cl17। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, स्थानांतरण का मतलब होता है वो अपना स्थान छोड़ देता है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। तो उस स्थिति में जब वो यौगिक बनाता है तो क्या कहलाता है? तो विद्युत संयोजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 पे आते हैं। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर किस किस धातु का मिश्रण होता है वो हमसे पूछा है, जिसमें से लोहा और कार्बन दे ही दिया है। तो इसके भी अलावा स्टेनलेस स्टील में और किसका रहता है? तो किसका रहता है? निकेल एवं क्रोमियम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 में आते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन होता है? आयनिक यौगिक जिसमें प्लस माइनस रहता है आयनिक यौगिक को कहलाता है। तो 41 का क्या हो जाएगा? CaCl2। क्योंकि देखिए ये जो Ca होता है इस पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो उसे ही प्लस माइनस के जरिए जो यौगिक का निर्माण होता है आयनिक यौगिक कहलाता है। तो 41 का सी हो जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या कितना है? गंधक यानी सल्फर। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। सल्फर, गंधक को सल्फर कहते हैं। 43 देखिए, भ्रुपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? तो 43 का क्या हो जाएगा? Ag। तो भ्रुपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा है? तो Ag हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइल, एल्काइल होता है, एल्कीन होता है और एक एल्केन होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे एल्काइल पूछा है, तो बताइए क्या होता है एल्काइल का? CnH2n+1 ये होता है एल्काइल का, ध्यान में रखना इसको। ऑप्शन नंबर बी। संतृप्त यौगिक में होते हैं। ये जो संतृप्त यौगिक होता है उसमें कौन सा बंध होता है? तो संतृप्त यौगिक में एकल बंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 46 पे आते हैं। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल अल्कोहल जो होता है उसका IUPAC नाम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? एथनॉल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
वनस्पति तेलों में होती है। ये जो वनस्पति तेल होता है उसमें क्या क्या होता है? तो वनस्पति तेलों में होता है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ध्यान में रखना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है और वो लंबी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 47 का ऑप्शन नंबर बी। 48 पे आते हैं, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है? कौन सा गुण समान होता है? कक्षकों की संख्या। आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 पे आते हैं, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह मतलब शून्य समूह को एक और नाम से जानते हैं, तो शून्य समूह में कौन सा हो गया? हीलियम हो जाएगा, He हो जाएगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? He। 50 पे आते हैं, किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वो तत्व कौन सा होगा? किसी भी तत्व में दो सेल होते हैं, सेल का नाम पता है ना, KLMN ऐसे होता है, और उसमें दो ही सेल है और दोनों जो सेल होता है पूर्णतः भरी होता है, तो ऐसा कौन सा होता है? आर्गन ही होगा। 50 तो 50 का क्या हो जाएगा? नियोन होता है। ऑर्गन तो 3 सेल के अंदर का आ जाएगा, तो नियोन हो जाएगा, Ne, ध्यान में रखना है, नियोन। ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर पे आते हैं, पत्तियां रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ग्रहण करती है। ये जो पत्तियां के अंदर कुछ छिद्र पाया जाता है जिसे रंध्र कहते हैं, तो वो वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है? तो वायुमंडल से वो ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान में रखना है, क्या ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर पे आते हैं, निम्न विकल्पों में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? मृतजीवी पोषण किसमें होता है? मृतजीवी का मतलब होता है कि जो मतलब वेस्ट हो गया है, जो खराब हो गया है, उसका जो भोजन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कवक हो गया, कवक जो होता है ना, मृतजीवी का पोषण करता है। उसी तरह ईस्ट होता है और मशरूम, ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, बी एवं सी सभी, ये सभी मृतजीवी पोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। 53 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं आती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं आती है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं आता है? तो देखिए, O2 का मुक्त होना, O2 ऑक्सीजन छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, CO2 का मुक्त होना नहीं, ये गलत है। CO2 मुक्त नहीं होता, मुक्त का मतलब होता है छोड़ देना, CO2 को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 का ग्रहण होता है, ना कि मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी। 54 पे आते हैं, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन क्रिया किसमें जाके पूर्ण हो जाती है? तो छोटी आंत में जाके पूर्ण रूप से पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी। 55 पे आते हैं, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाएगा? स्पर्शक, ऑप्शन नंबर डी। 55 का ऑप्शन नंबर डी। 56 पे आते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रहायक किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रहायक किसका उपयोग करती है? यानी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो कोशिका होता है किसका उपयोग करता है? तो 56 का क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का। ये कोशिका हमारा शरीर कोशिका से ही मिलकर बना होता है। जब हमें भूख लगती है तो कोशिका को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तुरंत ग्लूकोज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का होता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? श्वसन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उस स्थिति में खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं तो उसका क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विघटन होता है। जब हम सांस लेते हैं ना, जब सांस अंदर जाता है तो वो जो भोजन होता है ना, उसको वो बांट देता है, दो मतलब टुकड़ों में बांट देता है, जिससे वो ब्लड में मिल जाता है और शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 57 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, स्टोमोटा का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमोटा का मुख्य कार्य क्या होता है? O2 का निष्कासन करना, CO2 का अवशोषण करना, जल वाष्प का निष्कासन करना, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
58 का ऑप्शन नंबर डी। 59 पे आते हैं। हृदय का पेस मेकर कहते हैं, तो हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं? एस ए नोड को ध्यान में रखना है, एस ए नोड यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को यानी हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, किस माध्यम के द्वारा पहुंचता है ये पूछा है, तो निलय द्वारा पहुंचता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, निलय द्वारा। हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव कहलाता है। हृदय के चारों तरफ जो उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेरिकार्डियक द्रव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। पौधों में उत्सर्जन होता है, पौधों में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में उत्सर्जन वात रंध्रों से होता है, पत्तियों के गिरने से होता है, छाल के विलगाप से होता है। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर पे आते हैं। इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? जनन ग्रंथि कौन है? जनन मतलब जिससे नए चीज का जन्म होता है, तो वो ग्रंथि कौन सा है? तो कौन सा है? अंडाशय है, विसरण है या थायराइड है? तो सिंपल सी बात है, अंडाशय और विसरण होता है, इसी के माध्यम से नए जीव का जनन होता है मनुष्य में, अंडाशय और विसरण के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 64। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो कौन सा हार्मोन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, क्योंकि ये जो होता है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये दर्द को कम करने का होता है, इसी कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है ताकि दर्द कम हो गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। सॉरी, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक जब आपस में संयोजन होता है तो किसका निर्माण होता है? तो सिंपल सी बात है, जाइगोट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी। 66 पे आते हैं। मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? ये तो पता है, क्योंकि इससे जब ये गैस निकलता है तो ये वायुमंडल में चल जाता है, जिससे ये जो होता है ना क्षय पहुंचाता है किसको? ओजोन परत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68। ओजोन स्तर में क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? ओजोन स्तर में जब छिद्र हो जाएगा तो सूरज का जो किरण होता है पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाएगा, जिससे मनुष्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इससे त्वचा कैंसर भी हो जाता है, मोतियाबिंद होने की संभावना होता है, उत्परिवर्तन का भी संभावना होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 69 पे आते हैं। आहार श्रृंखला में कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक दूसरे से दूसरे पोषी में स्थानांतरण होता है? आहार श्रृंखला का मतलब कि एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है खाने के लिए। जैसे एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उसमें कितना प्रतिशत का एनर्जी ट्रांसफर होता है? 10% का एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। 70 पे आते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है? 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या है? कम उपयोग, रिड्यूस, पुनः चक्रण, रिसाइकिल, पुनः उपयोग, रीयूज, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी। 71 पे आते हैं। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। प्राकृतिक का जो बचाव होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य था वंशागत जैव विविधता का संरक्षण करना। जैव विविधता का मतलब वंशागत जैव विविधता का मतलब आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। 72 पे आते हैं। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? किसके कारण से? सिंपल सी बात है, प्रदूषण हो ही रहा है, साथ में शहरीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। तो शहरीकरण और प्रदूषण से ये ए एम बी दोनों हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। 73, क्वेश्चन नंबर 73। यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध किससे है? मृदा प्रदूषण से। मृदा मतलब मिट्टी प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी।
74 गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, हिमालय में स्थित है। 75 इनमें से कौन जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कौन सा है? मलमूत्र हो गया, मृत शरीर हो गया, कागज हो गया, ये सभी क्या है? जैव निम्नीकरण है, अपशिष्ट है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का मतलब जो सड़ गल जाए उसे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहा जाता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76 सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधों में संचित रहती है? सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधों में संचित रहती है? रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 आहार जाल में जीव उपस्थित होते हैं। आहार जाल में जो जीव होते हैं किस रूप में उपस्थित होते हैं जी? तो एक से अधिक पोषी स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। मृतजीवी अपमार्जक किसका भक्षण करता है? सिंपल सी बात है, मृतजीवी अपमार्जक किसका भक्षण, यानी किसको खाता है वो? मृतजीवी अपमार्जक जो होता है तो किसको खाएगा? मृत जीव को ही खाता है वो, एवं जंतुओं को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 78 का ए। 79 पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? अपघटन का मतलब होता है टूटना फूटना, सड़ गल जाना। तो बताइए, सूखे पत्ते जो टूट के गिरते हैं वो तो सड़ ही जाते हैं। भोजन जो, जैसे हम भोजन खाते हैं उसको यदि बच जाने के बाद उसको फेंक देते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, यानी टूट फूट जाता है, सड़ जाता है। मृत जीव भी वही होता है। मगर प्लास्टिक ऐसा पदार्थ होता है जिसको आप फेंक दीजिए वो सड़वे न करेगा, कभी सड़ ही नहीं जाता। मट्टी के अंदर भी जल जाएगा तो वैसे मट्टी के अंदर भी जब इसको हम डाल देते हैं तो वैसा का वैसा ही बहुत दिन तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 80 का ऑप्शन नंबर ए। ये वायरल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप लोग को देख के ही जाना है और बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।